आगे की तरफ से लिखेंगे, है ना? क्वेश्चन ठीक है। अपने बारे में बताइए सविता। मेरा नाम सविता है। मेरा गृह जनपद प्रयागराज है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा प्रयागराज के GGIC में हुई है एवं ग्रेजुएशन मेरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से है। पोस्ट ग्रेजुएशन एवं B.Ed मेरा कानपुर यूनिवर्सिटी से है। इस समय मैं मुजफ्फरनगर जनपद के जैन कन्या इंटर कॉलेज नई मंडी में सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। पोस्ट ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में इसमें लिखा नहीं? ज्योग्राफी सर, उसमें प्रॉब्लम होगा। ज्योग्राफी आपने जगह से किया पोस्ट ग्रेजुएशन? जी सर। ठीक। अच्छा, चूंकि आप टीचर हो, आपका जो है ये एक ही पोस्ट के लिए है, GIC प्रिंसिपल के लिए। GIC प्रिंसिपल के लिए बताया मतलब ये? जी सर। हाँ, ठीक। अच्छा, एक चीज तो बहुत सहज रूप में जाना है, ये नहीं कि जैसे कि इंटरव्यू नाम से आधी घबराहट से परफॉर्मेंस जो है 10-20% वैसे ही घट जाती है। तो आप यही समझना कि कुछ कॉलेज के सीनियर टीचर से मिलने जा रहे हैं। ओके सर। जिससे आपका नेचुरल फ्लो ना डिस्टर्ब हो। टीचर की पर्सनालिटी के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह, खास तौर से आपकी मतलब वहाँ पर परीक्षण होगा। तो ये क्या अच्छा मीडियम हिंदी रखेगी हो, ठीक है। अच्छा, चूंकि टीचर हो, अपने नाम का सविता, इसका नाम बताओ तो इसका अर्थ हमको समझाओ। जी, सविता का अर्थ सूर्य होता है। मेरे पिताजी ने गायत्री मंत्र से शब्द उठाया था, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः। तो सविता देवता को अर्पित था ये मंत्र, तो उन्होंने वहां से नाम उठाया। ठीक। सूर्य के कुछ पर्यायवाची बताओ आप। सूर्य के भानु, भास्कर, दिनकर। ठीक। कौन से विषय पढ़ाते हो आप? सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में क्या सब्जेक्ट आते हैं? समाज विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। इनसे किस क्लास तक पढ़ाती हैं? तो 9th 10th। एक प्रिंसिपल होने के क्या क्या गुण होने चाहिए? प्रिंसिपल होने का पहला गुण तो मैनेजमेंट, कि आप प्रबंधन कैसे करेंगे विद्यालय में, विद्यालय प्रबंधन कैसा होगा, शिक्षकों और क्लास का प्रबंधन कैसे करेंगे कि क्लास डिस्टर्ब ना हो, बच्चों की टाइम से तो पीरियड लगे, और साथ ही बच्चों को उनकी सुख सुविधाओं में दिक्कत है, जैसे कि वहाँ की जो व्यवस्था है पानी की, बिजली की, ये सब चीजों का भी ध्यान रखें। आप प्रयागराज से बिलोंग करती हैं? जी सर। प्रयागराज में GGIC से पढ़ी हैं? जी सर। इलाहाबाद में एजुकेशन का माहौल और जिलों से ज्यादा है अच्छा? उत्तर प्रदेश के और जिलों से प्रयागराज में पढ़ाई का स्तर अच्छा है कि औसत है? सब अच्छा स्तर है। क्यों? सर वहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, ट्रिपल IIT है, इंजीनियरिंग कॉलेज यूनाइटेड, शंभुनाथ है इंजीनियर, तो वहाँ कई प्रकार के बैकग्राउंड के बच्चे पाए जाते हैं, और वहाँ पे विद्यालयों की पर्याप्त प्रचुरता है। तो आसपास के जनपदों से जो बच्चे हायर एजुकेशन के लिए आना चाहते हैं, आराम से यहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं। इसके और कोई रीजन? यूनिवर्सिटी तो बहुत दिल्ली में भी है, बम्बई में भी है। जी सर। पर यहाँ एजुकेशन का स्तर उतना नहीं है जितना प्रयागराज में। इसको आप थोड़ा बैकग्राउंड जाएंगे तो इलाहाबाद पूरे यूथ इंडिया का हब रहा है एजुकेशन का। PCS IAS का पता सन 50-60 के दशक उठा लीजिए, सारे IAS PCS वहीं से होते थे। उसके बाद जब वहाँ सर्विस क्लास, लखनऊ के बाद सबसे ज्यादा एजुकेटेड क्लास, सर्विस क्लास इलाहाबाद में है। तो वो जो एजुकेटेड क्लास हैं, जो अलग अलग सर्विस में, AG ऑफिस का हेड ऑफिस है, PHQ का हेड ऑफिस है, शिक्षा विभाग का हेड ऑफिस है, हाई कोर्ट है, तो उससे जो उनके अगला जनरेशन आया, उन्होंने और एजुकेशन अपने बच्चों को ध्यान दिया। तो आपको इलाहाबाद में सबसे ज्यादा इंटर कॉलेज मिलेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे इंटर कॉलेज आपको प्रयागराज में है। एजुकेशन का स्तर बहुत अच्छा है, क्योंकि सभी सर्विस क्लास में जाता है।
अगर आप बिजनेस क्लास देखेंगे तो आप कानपुर मिल जाएगा, लखनऊ में मिक्स्ड है, पर एजुकेशन बेसिस, इसलिए इलाहाबाद के अंदर ज्यादातर आप जैसे जीजीआईसी है आपका, जीआईसी है आपका इधर मेडिकल चौराहे के पास में, अगर आप ओवरऑल देखें तो जीजीआईसी और ये सब सेंट जोसेफ है आपका, बीएचएस है वहाँ पे, और सारे आईसीएसई बोर्ड के स्कूल्स हैं, अंग्रेजों के जमाने के स्कूल है सारे। सोचो आप, सेंट जोसेफ पता है आपको 1880 का है, बीएचएस बहुत लेट का है, सेंट मैरीज भी बहुत लेट का है। तो एजुकेशन के स्कूल्स बहुत होने की वजह से और शुरू से सिविल सर्विसेज के आगे होने की वजह से वहाँ पे ज्यादातर एजुकेशन क्लास बहुत डेवलप हुआ, फिर उनकी नेक्स्ट जनरेशन और आगे बढ़ी। जी सर। अच्छा हाँ, एक चीज ये बताओ आप कि ठीक है, तुम क्लास में पढ़ाते समय बच्चों को अच्छी तरह से समझाया जा सके, इसके लिए आपकी जो है वो आप किस तरह से क्लास में टीचर्स वो बच्चों को पढ़ाते हैं, किस तरह से अप्रोच करते हैं कि हर बच्चे को समझ में आ जाए? बच्चों का कंसंट्रेशन डेवलप करने के लिए क्लास में पाठ से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनका कुछ पिछला जो पढ़ा रखा उस संबंधित रिलेट किया जाता है। इसके अलावा उनको अन्य गतिविधि जैसे कि थोड़े टाइम टू एक सब्जेक्ट संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बता करके उनका आकर्षण प्राप्त किया जा सकता है, उनका महत्व बता करके। पहली चीज तो पढ़ाना ये है कि देखो हर बच्चे का मानसिक स्तर अलग अलग होता है, तो एक टीचर को ये गुण आना चाहिए, इस बल्कि इसमें गुण ही नहीं, इसमें महारत हासिल होनी चाहिए कि वो बिल्कुल ठीक है, प्रश्न पूछ के पता लगाया जाता है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है कोई नया बच्चा आया हो, पुराने क्लास में भी एब्सेंट रहा हो, जैसे आपने कहा कि पुराने विषय के बारे में हम बता सकते हैं, बताएंगे तो जो है वो ये, तो एक चीज तो जो है वो हर बच्चे का मानसिक स्तर क्या है इसकी जानकारी क्लास में जाने से पहले होनी चाहिए। हमको क्लास को नहीं पढ़ाना है, हमको हर विद्यार्थी को पढ़ाना है। शिक्षण का पहला सिद्धांत ये है, ये बोल दोगे आप 5 नंबर वैसे एक्स्ट्रा मिल जाएगा, कि शिक्षण का सबसे बड़ा सिद्धांत है कि हर विद्यार्थी को एक इकाई समझना है और क्लास एक समूह है। जब तक हम इकाई को सुदृढ़ नहीं करेंगे तब तक समूह सुदृढ़ नहीं होगा। हिंदी आपकी टेस्ट की जाएगी, हिंदी में, क्योंकि हिंदी में इंटरव्यू दे रहे हो और हिंदी के बहुत मतलब एक आध एक्सपर्ट बैठते हैं वहाँ पर। जी सर। तो कब है आपकी इंटरव्यू? जी 1 अगस्त पर। ठीक है, तो आज है 27, 28, 29, ठीक है सर, 3-4 दिन तो एक चीज ये यहाँ से जाने के बाद आप रिहर्सल करो कि किसी एक चीज को हम बोलते हैं, इसको और अच्छे हिंदी शब्दों में कैसे बोल सकते हैं, है ना? जी सर। हाँ, क्योंकि प्रभावशाली अभिव्यक्ति जो है वो बहुत अनिवार्य है, ये इसका परीक्षण किया जाएगा जो भी समय मिला है, और पूरे विश्वास से जाइए कि एक ही पोस्ट होगी तब भी आप ही का होगा। जैसे ही ये विश्वास आ जाएगा मन में, समझो कि आधा काम तो हो गया। तो ये विश्वास आप उत्पन्न करो कि कोई अगर एक ही पोस्ट भी है प्रिंसिपल की तो मेरा चयन होगा, तो आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। तो उससे जो है वहाँ पर जो आपका प्रस्तुतिकरण है वो भी बढ़ जाएगा। हिंदी ठीक है, जितना भी समय हो सके थोड़ा रोक के बोलोगे तो थोड़ी पावरफुल हो जाएगी है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि बच्चों को समझाने के लिए उनके मानसिक स्तर पर आने के लिए, और एक क्लास में आते ही विषय वस्तु पर शिक्षण प्रारंभ नहीं करना चाहिए। पहले अचानक कोई बच्चा ढीला दिखे, तुम्हारी तबीयत ठीक है, तो शिक्षक को एक अभिभावक का भी रोल अदा करना होता है। ये कर लोगे और नंबर मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं कोई नई चीजें बता रहा हूँ, ये बोलने की बात है। जो 20 मिनट है, उस 20 मिनट को आपने कैसे इस्तेमाल कर लिया। जी सर, हम लोग एक करते तो हैं क्लास में, ये सब चीजें करते हैं, लेकिन वो चीज उस टाइम नहीं बोल पाते क्योंकि वो लगता है इसका ध्यान में सर ने कहा ना, ध्यान आपको रखना है कि आपको अभिभावक का भी एक भूमिका निभानी है। तो आपको ये चीज बोलनी है, कहीं ना कहीं आपने इंटरव्यू 20 मिनट के इंटरव्यू कहीं ना कहीं आपको लाइन बोल देनी है। देखो जैसे मैच का टाइम होता है 7 मिनट और मैच का,
उसी बीच खेल के जीतना है ना। तो ये बड़ा अच्छा। दूसरी बात ये कि जब आप इंटरव्यू बोर्ड को फेस करोगे तो जैसे हम बात करें तो 90% बाकी मेंबर्स को भी देखते रहना पड़ेगा। अच्छा। बीच में 5% इधर 5% जिससे अगर देखो हर एक नंबर अलग अलग तरह का होता है, तो कुछ अच्छी पॉइंट को दूसरा नंबर कैच करेगा, कंसेंसस से नंबर दिया जाता है, तो उसमें जो है वो ये इसलिए तो वो सपोर्ट करेगा अंत में जब निर्णय लिया जाएगा तो। अच्छा, एक बताइए, मिड डे मील स्कीम है जी सर। तो वो सन 1995 से है, जी लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि एनीमिया की प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा है। तो क्या इसको क्या कहें कि मिड डे मील स्कीम में क्या कमी रह गई है, और एनीमिया की समस्या को आप एज अ प्रिंसिपल जब आप बनेंगी तो कैसे इसको मिड डे मील स्कीम के साथ इसको जोड़ के कैसे इसको आप रिजॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम? सर, एनीमिया के प्रॉब्लम के लिए उन बच्चों का खान पान काफी हद तक जिम्मेदार है। तो विद्यालय में बच्चे मिड डे मील प्राप्त करते हैं, वो भी मेरे विद्यालय में मिड डे मील 8वीं क्लास तक ही होता है, बाकी बच्चे नहीं प्राप्त कर पाते। तो जो बच्चे प्राप्त करते हैं तो उनके खान पान में आयरन है और फॉलिक एसिड की गोलियां भी टाइम टू बच्चों को दी जा सकती हैं। और खाने पीने में उनको बच्चों को गाइड करके, जैसे प्रातःकालीन सभा में बच्चों को बताया जा सकता है कि आप खाने पीने में अपनी आप तुम कैसे सुधार कर सकते हैं, जिससे आपको एनीमिया, कैल्शियम इत्यादि की कमियां ना होने पाए शरीर में। तो एक चीज ये तो ठीक है, गोलियां वोलियां देना तो जो है वो मतलब प्राकृतिक तरीका नहीं है ना। तो बच्चों को जो है ठीक है वो, अच्छा वो घर पर क्या खाएंगे वो तो तुम्हारे नियंत्रण में है नहीं, लेकिन जो मिड डे मील है उसमें उनको मतलब जो है वो केला, पालक का साग का मैं नियंत्रित करूंगी कि जिससे क्योंकि उसमें आयरन होता है तो इसमें ज्यादा नंबर मिलेगा। जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में है, मिड डे मील को नियंत्रित करना, वो आप जो है वो ये ध्यान रखेंगे कि ठीक है मैं ये ध्यान रखूंगी कि उनको पालक का साग या अन्य हरी पत्तियों, क्योंकि उसमें आयरन स्वाभाविक रूप से होता है, एवं केला इत्यादि दिया जाए जिससे उनके आयरन की कमी की समस्या दूर हो जाए। और बाकी जो है वो फिर सप्लीमेंट वाली बात कह सकते हो आप। लेकिन पहले हाँ बोलो। स्कूल में बंटवाया जाता है, स्कूल में बंटवाया गया है, ये गवर्नमेंट की तरफ से आयरन की गोलियां बंटवाई जाती हैं। ठीक है, वो ठीक है। मिड डे मील स्कीम में आप अपने तरफ से कुछ ऐसा फूड सप्लीमेंट्स ऐड करिए जो कहीं ना कहीं एनीमिया को रोक सके, है ना? वहाँ पे ये चीज हमें ध्यान रखना होगा। नहीं वो ठीक है, आयरन की गोली होली जो है वो, लेकिन प्राकृतिक सेवन भाई, प्राकृतिक रूप से ही तो आपका नाम रखा गया। मैं आप ही की बात से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे बताया कि पिताजी ने सविता से तो सविता नाम रख दिया, तो उसी तरह से प्राकृतिक चीजों का सेवन, केला, सागू को मैं प्रोत्साहित करूंगी। आयरन की गोली होली तो दी ही जाए, तुम्हारा नवाचार भी देखा जाएगा, नए विचार भी देखे जाएंगे शिक्षक की दृष्टि से। अच्छा ये बताओ कि नई शिक्षा नीति जो है ये कब लागू हुई? सर 2000 नई शिक्षा नीति 2022 से लागू हो रही है, 2020 में बनी है, 2022 से लागू हो रही है। हाँ 2020 में। तो नई शिक्षा नीति से आप ये बताइए कि जो ड्रॉप आउट वगैरह दर्जा 5 के बाद अक्सर बच्चे छोड़ दिए, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ते पढ़ते गए 8 के बाद 9 तक बहुत छोड़ दिए, तो इस समस्या को एड्रेस करने में सहायता मिलेगी? इसमें क्या ऐसा सिस्टम रखा गया है कि ड्रॉप आउट वगैरह कम हो सके? सर इसमें तो एक जो अनिवार्य परीक्षाएं हैं उसमें बच्चों को परीक्षा से भयभीत नहीं करना, उनको मार्किंग ग्रेड में देनी है, और उसमें जो मार्किंग होगी उनके फ्रेंड सर्किल है, टीचर है, उसका खुद का भी रोल रहेगा। तो 360 डिग्री रिजल्ट कह के इसको संबोधित किया गया है। तो मार्किंग का सिस्टम बदला है। दूसरा कि इसमें उनकी जो मातृ लैंग्वेज है उसको प्रोत्साहन दिया गया है।
देखो 5+3+3 सिस्टम रखा गया हाँ जी सर। है। उसके पहले मतलब जो है उसके 3 साल जो आंगनबाड़ी, फिर प्राइमरी 5 साल, फिर मिडिल तक 3 साल, फिर उसके बाद से इंटरमीडिएट, फिर ये ग्रेजुएशन वाली बात ये रखी गई है। दूसरी चीज ये कि क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी ना, बच्चा 1-2 साल छोड़ भी दे तो फिर से पढ़ सकता है वो। तो ड्रॉप आउट, किसी बच्चे बीमार हो गया या घर में कोई समस्या हो गई, फिर कमजोर आर्थिक परिवेश की वजह से थोड़े से बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको घर वाले काम में लगा लेते हैं। तो वो अगर इन सब परिस्थितियों को दोबारा पढ़ लेंगे तो ड्रॉप आउट में इससे कमी होगी, क्योंकि इसमें लचीलापन, ये लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, तो लचीलापन ही कहना हिंदी में ये बात है। तो नई शिक्षा, ये इसलिए हमने, क्योंकि नई शिक्षा नीति आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद से ये बताइए कि कितने माध्यमिक विद्यालय, कितने GIC के, कितने मतलब गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज कितने हैं, इलाहाबाद में कितने हैं? सर ये नहीं पता। हाँ, ये पूछा जाएगा आंकड़ा, मतलब चैतन्यता दिखी जाएगी ना, कितना अलर्ट हुआ। तो इतने इंटरमीडिएट कॉलेजेस हैं, और उत्तर प्रदेश का पता होना चाहिए। हाँ। आपके जिले का भी है, इसको आप आंकड़ा वैसे मिल जाएगा। वैसे हर जिले का जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का एक पोर्टल होता है, उसमें आप जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल डेटा होता है उसमें। उस डेटा के अंदर आप जाएंगे तो आपको यही मालूम पड़ जाएगा कितने स्कूल कितने हैं, GIC की सब इन्फॉर्मेशन है। तो ये इलाहाबाद की, उसके अलावा आपकी पोस्टिंग जहाँ है मुजफ्फरनगर, मुझे वहाँ करने की, वो मुजफ्फरनगर का पूरे प्रदेश का आइडिया होना चाहिए। और आपकी 2 स्ट्रेंथ और 2 वीकनेसेस क्या है? सर मेरी स्ट्रेंथ है सर लगन और साहस, और वीकनेस में स्वास्थ्य पे उतना ध्यान न दे पाना और भावनात्मक कमजोरी। एक चीज ये बताओ आप, ठीक है कि आप ये जो आपका जो वर्तमान अनुभव है, ये प्राचार्य का दायित्व का निर्वहन करने में किस तरह से सहायक होगा? साहस से सर डिसीजन लेने में आसानी होती है। अगर हम मैंने दूसरा सवाल पूछा, मैंने पूछा 8 साल का जो अनुभव है आपका, इसी में मेंशन किया ना 8 साल का अनुभव। हाँ, तो ये किस तरह से आपको प्राचार्य में कैसे सहायक हो? अच्छा सर, मैंने अभी आज जो अपने शिक्षण कार्य में जो कमियां पाई हैं उनको मैं दूर करने का प्रयास करूंगी। जो अपने विद्यालय में, अपने कार्य क्षेत्र में जो कमियां देखी हैं, बच्चों के साथ जैसे मैं क्लास में आपस में एक दूसरे से बात होती है, उनकी समस्या को समझा जाता, तो उसको भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, इसका सीधा आंसर ये होगा, जब आप अध्यापक हैं तो उस स्कूल के अध्यापक के स्तर की सारा आपको जानकारी और अनुभव है। एग्जीक्यूटिव है आप उस स्कूल की। अब आप उस किसी स्कूल के प्रिंसिपल बनेंगे तो आपको एग्जीक्यूटिव या टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, उनकी दिक्कतें क्या होती हैं, उसको आप डायरेक्ट समझ सकते हैं, उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। वो एक प्रिंसिपल डायरेक्ट बन पर नहीं समझ पाएगा, जितना भी टीचर बनकर के प्रिंसिपल बनेगा तो समझ पाएगा। अरे दूसरी बात है कि मैंने इस 8 साल के अनुभव में बच्चों के मानसिक स्तर तक अपने आप को लाने के बारे में जो है वो काफी ज्ञान प्राप्त किया है। साथ ही साथ पूरे क्लास की मानसिक योग्यता के अनुसार किस तरह से पूरे क्लास को साथ लेके चलना, ये सीखा। ठीक है, क्लास एक छोटा रूप है, प्राचार्य तो बहुत सारे क्लासेस रहते हैं स्कूल में, वो एक बृहद स्तर है। तो किसी भी पोस्ट के सफल निर्वहन के लिए मुख्य इम्पोर्टेंट बिंदु है संवेदनशीलता। तो मैं बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हुई है, इस पर बहुत नंबर मिलेगा आपको, है ना, कि मैं बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति बहुत संवेदनशील हुई हूँ, जो मुझे दायित्व निर्वहन में सहायता करेगा। साथ ही साथ मैं ये भी ध्यान रखूंगी कि स्कूल के शिक्षकों की दिक्कतें, स्कूल के विद्यार्थियों की दिक्कतें, मैं उन स्कूल के शिक्षकों की
ज्ञान स्तर में भी बढ़ोतरी करने के लिए उनको रिसर्च और शोध कार्य के लिए प्रोत्साहित करूंगी। मतलब आप प्रोग्रेसिव आदमी हो और आपकी जो सोच है वो प्रगतिशील है। ये सब बातें जो है वो कहनी पड़ेंगी। अच्छा, गृह जनपद प्रयागराज के बारे में थोड़ा बहुत बताओ तो आप। सर, प्रयागराज गंगा यमुना नदियों के किनारे पे स्थित है और इसका अधिकांश भाग दोआबा क्षेत्र में पड़ता है, अत्यंत उपजाऊ है। प्रयागराज एक ऐतिहासिक पौराणिक महत्व का शहर है। प्रयागराज शब्द जो है दो शब्द प्रधन याग शब्द से मिलकर बना है, अर्थात प्र मतलब प्रकोष्ठ, याग माने यज्ञ। तो सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने यहाँ पे यज्ञ किया था सृष्टि के निर्माण के बाद, तो इसलिए इसको प्रयागराज कहते हैं। और साथ ही साथ प्रयाग शब्द का तात्पर्य संगम भी होता है, तो गंगा यमुना नदियों के संगम का अर्थ प्रयागराज कहा जाता है। तो उसका शिक्षा का क्या स्तर, लिटरेसी परसेंटेज वगैरह मालूम होना चाहिए। साक्षरता दर जो है प्रयागराज का मालूम हो, पूरे उत्तर प्रदेश का मालूम हो, जहां आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं उसके साक्षरता दर क्या है। जनरली जो है वो फीमेल शिक्षा दर या बालिका शिक्षा दर कम होती है, तो ये है। अच्छा, आप ये बताओ कि बालिकाओं के शिक्षा स्तर के लिए कुछ योजनाएं हैं यूपी गवर्नमेंट की या बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए? सर, सुकन्या योजना है, सुमंगला योजना है, जैसे बच्चों को भावी जीवन में आर्थिक दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ उनको बीच बीच में स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। और महिला सशक्तिकरण के लिए कौन कौन से कानून इधर बनाए गए हैं, चाहे राज्य स्तर पर चाहे राष्ट्रीय स्तर पर? हाँ, उनके बारे में तो बताइए थोड़ा बहुत। महिला शक्तिकरण मिशन शक्ति चलाया गया है। हाँ, ठीक गुड, हाँ ठीक है। मिशन शक्ति के द्वारा विद्यालयों में जाकर भी बच्चों को सशक्तिकरण करने का प्रयास किया जा रहा है और उनको 1090 1076 जो सिविल लाइन नंबर है इत्यादि के बारे में जानकारी दी जा रही है, तो जिससे बच्चे जागरूक होंगे और अपनी समस्याएं आगे रखेंगे। इसके अलावा पुलिस विभाग में एक अलग प्रकोष्ठ बनाया गया जिस सिर्फ महिलाओं की शिकायत लिखने के लिए बनाया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर जो कानून बनाए गए हैं वो जैसे टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल है, सरोगेसी बिल है, इसके अलावा ट्रिपल तलाक बिल है, ये सब ये सब क्लियर होना चाहिए। ये सब राष्ट्रीय पता होना चाहिए, प्रादेशिक पता होना चाहिए। हाँ। अच्छा, आप ये बताइए, इलाहाबाद को एक और नाम है, पहले इलाहाबाद नाम कैसे पड़ा? अकबर ने प्रयागराज को इलाहाबाद नाम में परिवर्तित किया, तो उसने अकबर ने वहाँ क्यों दिया नाम? अकबर इसको बहुत पवित्र मानता था और इसलिए उसने अल्लाह के द्वारा बनाया गया, अल्लाह द्वारा पवित्र किया गया शहर मानते हुए इलाहाबाद नाम। संगम के बगल में एक किला है जी, वो किला किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। इसी वहाँ पे अकबर ने किला बनवाया था, उसने नाम पे बाद में इलाहाबाद दिया। इसका नाम त्रिवेणी भी है। जी सर। है ना इलाहाबाद? जी सर। प्रयागराज त्रिवेणी क्यों कहते हैं उसको? सर, यहाँ गुप्त माना जाता है कि गुप्त रूप से सरस्वती नदी भी यहाँ बहती है। त्रिवेणी अर्थात 3 नदियों का संगम। हाँ, जो आपने संगम है, आपने गंगा जमुना कहा, आपको सरस्वती नहीं बोलना है। सरस्वती विलुप्त है। जी सर। लेकिन सरस्वती है, आगे पौराणिक में भी दिया हुआ है, आपको 3 नदियों का संगम है, इसलिए इसको त्रिवेणी भी बोलते हैं। जी सर। ठीक है, कितने तहसील है इलाहाबाद? सर 12 तहसील है। नाम बताइए। करछना, फूलपुर, सुराव। सारे नाम याद कर लीजिए बाय हार्ट। 12 हैं, 12 पता होना चाहिए। आप जनसंख्या कितनी है, शिक्षा स्तर कितना है, महिला का कितना शिक्षा है, आपका पुरुष का कितना, इस सब आपको आंकड़े याद होने चाहिए।
These are very obvious questions which are going to be asked. सर इलाहाबाद से बिल्कुल। अच्छा, जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव है, एज अ प्रिंसिपल आप कैसे इसको कैसे क्या रोल प्ले करेंगे कि क्लाइमेट चेंज के मिटिगेशन या फिर उसके प्रभाव को रोका जा सके? एज अ प्रिंसिपल आप क्या करेंगे अपने स्कूल में? प्रथम तो बच्चों के अंदर जलवायु परिवर्तन है क्या ये जानना जरूरी है। तो बच्चे जब जानेंगे जलवायु परिवर्तन क्या है, इसको कैसे रोका जाना चाहिए, उनका क्या योगदान है, इस पर गोष्ठी करके प्रतियोगिता आयोजित करके तो बच्चों को जागरूक किया जाएगा। बच्चों को जो बच्चे इसमें अच्छा प्रतिभाग करेंगे जो तो उनको सब बच्चों के सामने सम्मानित किया जाएगा। अच्छा ठीक है, ये कुछ महिला खिलाड़ियों के नाम बताइए। तो इधर बहुत चर्चा में रहे कुछ महिला खिलाड़ी। पीवी सिंधु ने भी सिंगापुर में बैडमिंटन में चीन की खिलाड़ी को हरा करके पदक प्राप्त किया है। और कौन से जो है वो सर महिलाओं में और कुछ भी प्रतियोगिताएं जीती हैं इसी साल? पीवी सिंधु ने जैसे इंडिया ओपन जीता, स्विस ओपन जीता। अच्छा दूसरी चीज ये कि ये क्योंकि चेस वैसे वहाँ कॉलम तो नहीं है हॉबीज वगैरह का, लेकिन हॉबीज पूछे तो आप लिख भी रहे हो चेस खेलते हो आप। तो क्या किसी प्रतियोगिता इस तरह में भाग लिया है या आपस में ये? सर मैंने अभी हाल में शुरू किया है चेस खेलना, तो मैं ऑनलाइन खेलती हूँ। नहीं तो इसका उल्लेख तब करना बहुत मतलब तिरछे सवाल हो सकते हैं इस पर। ये आप विचार कर लो कि कौन सा कौन है, किस तरह से कैसे मूव हाँ किया। इतना आता है खेलते हैं। और खेल रहा है विश्व चैंपियन कौन है इस समय? मार्क्सन मैग्नस कार्लसन। है। हाँ उन्होंने बल्कि अब अगले साल नहीं भाग लेंगे। ठीक है उन्होंने इंडिया के चेस प्लेयर्स के नाम बताओ तो कुछ। विश्वनाथन आनंद, आर प्रज्ञानंदा, वैशाली आर्य, कोनोरू हम्पी, आर दोड़ावल्ली, वंतिका अग्रवाल। ठीक है। अभिमन्यु मिश्रा भी सबसे कम उम्र के चेस प्लेयर हैं। भारत में विश्व स्तरीय एक आयोजन हो रहा है। जी सर। क्या है उसके बारे में बताओ, किसके बारे में? सर वो ओलंपियाड हो रहा है, चेस ओलंपियाड भी जो चेन्नई में आयोजित हो रहा है। पहली बार 28 तारीख से 28 तारीख से जुलाई 28 जुलाई से स्टार्ट होगा। कितने देश भाग ले रहे हैं, कितने प्रतियोगी भाग ले रहे हैं, ये क्लियर? करीबन 190 देश भाग ले रहे हैं। हाँ तो बोर्ड को पूछने का मौका मत दो। जो किसी विषय में पूरी जानकारी है ना, धीमे धीमे सब बता दो उसको, जिससे कि वो पहले ही इंप्रेशन समझ जाए कि हाँ गहराई से नॉलेज है। जी सर। वरना पूछेंगे कहीं गाड़ी फंस जाएगी तब, है ना। ये भी एक इंटरव्यू की तरीका है कि जो विषय हम जानते हैं उसको अच्छी तरीके से धीमे धीमे सब पूरा बता दें। अच्छा यूपी का एजुकेशन बजट इस बार कितना है? सही 84,952 करोड़, 32% का इजाफा बढ़ाया गया है पिछले वर्ष के मुकाबले। तो ये एजुकेशन में कितना बजट है, ये सभी डेटा आप याद रखिएगा। टोटल बजट में कितना परसेंटेज है ये भी आप और अच्छा लगेगा। तो इसको डेटा को ये देख लीजिएगा, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट है आपका, तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। और शिक्षा से संबंधित समस्त योजनाएं बिल्कुल मालूम होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से एकदम प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ये भी डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि 1986 वाले में और 2020 वाले में क्या अंतर है, तो इस पे भी थोड़ा कुछ जानकारी मोटी सर नई वाली तो पढ़ रखी है, नहीं दोनों डिफरेंस अंतर नहीं पढ़ा है। दोनों पढ़ना जरूरी है। दोनों पढ़ना जरूरी। क्या किस मामले में आगे? और उसके चेयरमैन कौन थे 2020 वाले, उनका भी नाम एकदम स्पष्ट रूप से याद रखिए। हाँ अंतर जरूर याद रखिए, आपसे पूछा जाएगा कि दोनों में क्या फर्क है, कैसे आप मान सकते हैं कि ये वाला ज्यादा बेटर है, ऐसे करके भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। हाँ सर। अच्छा दूसरी बात ज्योग्राफी ठीक है चूंकि ऑप्शनल है, ये भी आप बताओ कि भौगोलिक ये कृषि दृष्टि से कितने क्षेत्रों में बांटा जा सकता है अपने देश को? कृषि को 9 क्षेत्रों में संभवतः बांटा जा सकता है। तो उसमें इलाहाबाद किस क्षेत्र में जोन में आएगा? इलाहाबाद दोआबा क्षेत्र में आएगा सर। अच्छा ठीक है।
दूसरी चीज़ आप ये बताइए कि ठीक है, इधर जो है वो तमाम जो साइक्लोन हुए, फ्लड्स हुए, तमाम फॉरेस्ट फायर का क्या वजह है इसकी? सर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो धरती का तापमान बढ़ रहा है उसकी वजह से कई सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। तो ये बेस ईयर क्या है, किससे कंपेयर करते हैं? औद्योगिक क्रांति से माना जा रहा है, इसका औद्योगिक क्रांति की पूर्व का समय है 1900 से 1900 से, और लक्ष्य है कि 1.5 से तक रोक लिया जाता है। ग्लासगो समिट में हम भारत का स्टैंड क्या था? ग्लासगो समिट में भारत प्रधानमंत्री मोदी जी ने पंचामृत योजनाओं का घोषणा की। उन्होंने 5 लक्ष्य इसके रखे हैं। एक लक्ष्य इसका है कि 2070 तक भारत को नेट जीरो कार्बन वाला देश बनाना है, कार्बन एमिशन को शून्य करना है, और 2030 तक 50% अच्छे ऊर्जा स्रोतों से एनर्जी पैदा करने का लक्ष्य है। 2030 तक ही 45% कार्बन तीव्रता में कमी लाने का लक्ष्य है। हाँ, अच्छे स्रोतों से क्या मतलब? उसको कहो कि नवीनीकरण। हाँ, तो उसमें भारत स्तर ने अपने स्तर पर क्या प्रयास किए? भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सदस्य बना है और अच्छे ऊर्जा स्रोत, नवीकरणीय स्रोतों का विकास करने में लगातार लगा हुआ है। तो हम कुछ उदाहरण दो आप। परमाणु ऊर्जा केंद्रों की स्थापना की जा रही है और उनकी ऊर्जा दक्षता बढ़ाई जा रही है। जगह जगह पे सौर पैनल लगाए जा रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़ा सोलर पार्क इंडिया में बनाया गया है। जोधपुर में 4 मतलब जो है ये भद्रक जगह में काफी बड़ी एरिया में जो है वहाँ वो, तो इसको वेबसाइट से पढ़ लेना, ये क्योंकि रिसेंट डेवलपमेंट है ये, इंडिया का बिगेस्ट। हाँ जी सर। ये जानकारी होनी चाहिए। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है भारत और फ्रांस ने मिलकर उसकी स्थापना की। सदस्य तो वो पहले स्थापना ही किया था, वो फाउंडर था, उनका फाउंडर था, तो सदस्य नहीं कहेंगे आप, फाउंडर। हाँ, हम ही लोगों ने बनाया, शुरुआत किया है। ठीक है, ये ध्यान। और जो है वो मोदी जी के 1 सोलर 1 ग्रिड, 1 सोलर 1 ग्रिड, ये भी एक प्रोग्राम है। 1 सन 1 ग्रिड। अच्छा, कुछ आज का समाचार पत्र पढ़ा है आपने? जी। हाँ, आप बताओ मुख्य समाचार क्या हैं? मुख्य समाचार क्या थे? सर मोबाइल पढ़ा था, वैसे नहीं पढ़ा था। तो कायदे से पढ़ के जाना आप। जी सर, पढ़ लेंगे। लेकिन आप जाइएगा न्यूज़ पेपर पूरा पढ़ के आइए। दैनिक जागरण खास कर कौन सा न्यूज़ पेपर पढ़ती हैं आप? सर अमर उजाला। उसका लाइन क्या, टैग लाइन क्या है? ऊपर हर न्यूज़ पेपर एक टैग लाइन बनी है, एकदम टॉप पे नाम भी जस्ट नीचे लिखा हुआ है। अमर उजाला हो चाहे दैनिक जागरण, जैसे हम इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं तो उसका लिखा जाता है द जर्नलिज्म ऑफ करेज। सबका अपना अपना टैगलाइन है। अमर उजाला के भी टैगलाइन देख लीजिए और उस दिन का न्यूज़ पेपर जरूर पढ़ के जाइए। फर्स्ट 2-3 न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, सारी नहीं। अच्छा, हो सकता है कि जो है ठीक है, तब तक कॉमनवेल्थ गेम्स कब से शुरू हो जाएंगे तो एक आध मेडल्स वगैरह कितने मिले क्या मिले, तब तक 2-4 मेडल हमको मिल ही जाएगा। तो वो क्लियर जानकारी समाचार। फिर पूरा जुलाई महीना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहा। एक तो द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो, हाँ, और उनके बारे में पूरा मालूम होना चाहिए कि ठीक है आप महिला हैं तो महिला राष्ट्रपति, तो प्रथम महिला आदिवासी, महिला तो दूसरी हुई है लेकिन आदिवासी पहली हुई है। उनका पूरा बैकग्राउंड के एमएलए थे, संथाल हैं ये जो है, इसके अलावा जो है फिर मिनिस्टर रहे, गवर्नर रहे झारखंड के, पूरी पृष्ठभूमि मालूम होनी चाहिए। अच्छा।
तो ये है। जो राष्ट्रपति बनी है, ये सबसे यूनिक चीज ये रही है कि ये आज़ादी के बाद की पैदाइश की पहली राष्ट्रपति। सबसे कम आयु की सबसे कम आयु की तो शायद कभी नहीं है, हाँ, लेकिन आज़ादी के बाद पैदा हुई थी पहली। 64 साल। चलिए सर, इनको एक बार एक्सप्लेन करते हैं क्या क्या है। कि मैं कुछ आपको बताता हूँ। पहली चीज सर ने कहा, न्यूज़ पढ़ के जाएंगे, टैगलाइन जानना चाहिए आपको उस दिन का। सर नोट कर लेंगे। हाँ, आप एक ना इनको एक व्हाइट पेपर दे दीजिए A4 साइज है, ये नोट कर लें। कई सारी चीज आप रिकॉल कर लेना, अभी जब उन्होंने पूछा है इसमें से आपको 30-40% चीजें जरूर मिल जाए, हो सकता है 50 भी मिल जाए, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द होगा। आपका इंटरव्यू थोड़ा डिफरेंट होगा, इंटरव्यू वाले को थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि आप अकेले आ रहे हैं प्रधानाचार्य के, बाकी एसडीएम के लिए भी आ रहे हैं और सर्विस के लिए आ रहे हैं। थोड़ा एक डिफरेंट सीधे एजुकेशन पे अटैक जाएगा। एजुकेशन पॉलिसी हो गया, पहली एजुकेशन क्या थी, अब की एजुकेशन क्या है, डिफरेंस दोनों में क्या है। आपका पहली बात तो ये समझ लीजिए कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका हर समय, जैसे कहते हैं ना, आप चाहे तो पूजा करती हैं बच्चे पे, और रोज आप प्रार्थना कीजिए मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहे और मुझे सेलेक्ट होना। ये 2 लाइन तो आप जरूर रखना, चाहे कितने भी अच्छे बोर्ड पड़ जाए, आपको ये लाइन बोलना है कि मेरा कॉन्फिडेंस हाई रहे, मेरा कॉन्फिडेंस हाई रहे और मुझे सेलेक्ट होना। दूसरी चीज, आपका कॉन्फिडेंस जो है, स्ट्रेस बिल्कुल मत आने इसका में दिया। सर ने कहा कि इसे आप किसी अपने सीनियर, आपने प्रिंसिपल से मिलने जा रहे हैं अपने स्कूल के, तो आपको दिमाग में चाहिए कि मैं अपने किसी सीनियर प्रिंसिपल से, अपने स्कूल के प्रिंसिपल से बात करने जा रही हूँ। आप ये स्ट्रेस बिल्कुल लाइक आप इंटरव्यू करें, क्योंकि देखिए उसका आप अगर बहुत सीरियसली लेंगे ना तो इंटरव्यू अपने आप में स्ट्रेसफुल हो जाता है। इट शुड बी वेरी नॉर्मल, वेरी फ्लोई, वेरी सिंपल एंड नॉर्मल। बाकी गर्ल्स के बारे में सर का सारी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। नोट करो, बारी से नोट करो आप सब। तो देखते हैं क्या करना है। जितना बताया पहले उसको आप नोट कर लीजिए। बालिका के बारे में सर, उनके एजुकेशन लेवल, एजुकेशन, बालिका डेमोग्राफी, साक्षरता दर, अपने जिले का, और 2 जिले तो आप बिल्कुल मुजफ्फरनगर और प्रयागराज के बिल्कुल आप अच्छे से कर जाइए। आपको तहसील याद होनी चाहिए, इवन मुजफ्फरनगर की भी तहसील याद होनी चाहिए। एजुकेशन जब कौन सा, आप मैंने बता दिया आपको, मुजफ्फरनगर का और प्रयागराज के दोनों का डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल डेटा डीएम पोर्टल से निकाल करके पढ़ लीजिए। आपको काफी इन्फॉर्मेशन वहाँ से डेमोग्राफी मिल जाएगी। आप ज्योग्राफी के भी छात्र हैं और टीचर की सर्विस के लिए जा रही हैं, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लीजिएगा। बिल्कुल किसी भी तरीके का क्वेश्चन जवाब नहीं आता तो आपको एक सवाल दिया, आपने सर ने पूछा, आपने जवाब दिया कि सर मुझे आइडिया नहीं है, दिस शुड नॉट बी द आंसर। आपको सर मैं माफी चाहती हूँ, मुझे इसके बारे में नहीं पता। ओके सर, 2 लाइन लिख के याद कर लीजिए। अब मैं और पढ़ूंगी, है तो मैं और जानकारी लेने की, मैं और पढ़ूंगी और जानकारी लेने की प्रयास करूंगी। आपको इंग्लिश में नहीं बोलना, बोल रहे हो तो आप देखिए मुझे सर मैं माफी चाहती हूँ, मुझे नहीं पता, मैं इसकी जानकारी लेने का प्रयास करूंगी। शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव नोट सर, बात खत्म करिए सर। हाँ, अच्छा, दूसरी चीज ये कि जो है शिक्षक के गुण क्या क्या है। मेरे गत अनुभव जो है प्राचार्य के पद पर कैसे सहायक होंगे। इसके जवाब आपको बहुत पद्धटे होने चाहिए। तो वो सब बता ही दिया कि संवेदनशीलता मैंने सीखी, नेतृत्व की क्षमता आपने बताया ही था। अच्छा, ये बालिका शिक्षा के बारे में जितनी योजनाएं हैं वो जिले लेवल पे, प्रदेश लेवल पे और देश लेवल पे तीनों पता होना चाहिए। फिर आपके स्कूल में कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं, तो सर उनके स्कूल में कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं, मिड डे मील है और जो भी चीज है, जिसको मिड डे मील पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
पोषण अभियान में भी एक रखिएगा। हाँ? हमारे विद्यालय का ही पूछेगा। नहीं, मिड डे मील तो ऐसे आप अपना विद्यालय का एक्सपीरियंस उसमें शेयर करिएगा, क्या होता है, क्या क्या आप बताइए कि क्या क्या फूड चार्ट में क्या आप लोग और वैसे बताओ मिड डे मील में आपके यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ सब बना बनाया आ जाता है। तो उसी को बताइए कि वो न्यूट्रिशनल होता है, कैसा होता है, उसमें क्या क्या उसको न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाता है, उसकी प्लानिंग है। हाँ? हम लोग रिटर्न नहीं लगी इसमें एक बार। लगी नहीं, जानकारी होनी चाहिए। आप एज अ प्रिंसिपल तो सब कुछ देखेंगे ना स्कूल में, तो एज अ प्रिंसिपल आपका क्या रोल होगा, वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज अ प्रिंसिपल कि मिड डे मील में आप क्या उसमें सुधार करेंगे, खाने को कैसे क्या उसमें डाइट चार्ट में देंगे, और साथ में पोषण अभियान भी याद रखिएगा। पोषण वो भी लॉन्च हुई है, पीएम पोषण। और बहुत एक प्रथमा की रिपोर्ट भी पढ़ लीजिएगा, प्रथम ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी भी थोड़ी रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा। शिक्षा पे क्या बजट है उत्तर प्रदेश सरकार का, 32% बढ़ा है, ये भी ध्यान रखिएगा पिछले वर्ष के मुकाबले। तो इन सब चीज का तो आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात है कि ठीक है, बालिका शिक्षा से महिला सुरक्षा पर कौन कौन से कानून हैं? और शिक्षा नीति तो आपको आना ही आना है, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। डिफरेंस जरूर दोनों का, 86 वाला वही और 20 वाला। शिक्षा नीति, इसको शिक्षा नीति आप खास तौर से लिख लो। और जैसे सर ने रिसेंट डेवलपमेंट का बताया, तो होंगा टोंगा एक याद करिएगा। होंगा टोंगा में अभी जो रिसेंट जो इवेंट हुआ था उसको जरूर याद रखिए, जो साइक्लोन सुनामी टाइप का फॉर्म, ठीक है, उसको जरूर याद रखिए। होंगा टोंगा जैसे ग्रेट बैरियर रीफ के भी बारे में याद रखिएगा। कोरल ब्लीचिंग की वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो यूनेस्को वगैरह से उसका कुछ टैग का इशू चल रहा है, क्योंकि एज आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट है। और एग्रीकल्चर पे जरूर फोकस रहिएगा, ज्योग्राफी का जो आपका एग्रीकल्चर का पार्ट है। ऑर्गेनिक खेती क्या है? प्राकृतिक खेती, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। क्या सर? प्राकृतिक खेती, हाँ वही जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग उसको कह रहे हैं। हाँ, बजट में उसके बारे में बात भी की गई है। किसान ड्रोन्स हो, ये सब थोड़ी छोटी मोटी चीजें याद रखिएगा। मतलब बजट में देख लीजिएगा यूपी का बजट और फिर आपका यूनियन बजट, केंद्रीय बजट, दोनों को थोड़ा सा देख लीजिएगा कृषि के लिए या फिर कुछ ऐसे किसी हाँ शिक्षा के लिए ये क्या है, क्योंकि एज ए प्रिंसिपल आप जा रहे हो तो उसको आपको एकदम ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात कोविड में पूछा जा सकता है कि कोविड के दौरान आपने कैसे काम किया ताकि बच्चों की एजुकेशन बनी रहे, है ना, उनकी लर्निंग बनी रहे, तो उसके लिए आपने क्या किया, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कोविड के दौरान। जी अच्छा, हाँ, इसके अलावा जो है ये हाँ कोविड के दौरान पूछा जाएगा, फिर एक समान पूछा जाएगा कि कोरोना महामारी में जो है हम लोगों के क्या विशेष प्रयास थे। जैसे हम लोगों ने वैक्सीन बनाया ही नहीं, 50 देशों को सप्लाई भी किया। फिर साथ साथ ऑक्सीजन एक्सप्रेस वगैरह जो हमारा नवाचार जो नए तरह के काम किए, ये मालूम होना चाहिए। फिर कहेंगे कोरोना जो है अन्य वायरल बीमारियों से कैसे डिफरेंट है, तो देखो जैसे कि डेंगू चिकनगुनिया हुआ तो मच्छर से फैलता है, ये इसका कोई कैरियर या वेक्टर नहीं है, सीधे ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है ये, इसीलिए इसके नियंत्रण में परेशानी है। तो ये जो है क्योंकि सामयिक विषय है कोरोना, इस पर भी जानकारी होनी चाहिए। और प्रदेश के इंटरमीडिएट कॉलेज में प्रिंसिपल के लिए है ना ये? जी सर। हाँ, तो प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों की संख्या कितने, इंटरमीडिएट कॉलेज उसमें कितने, गर्ल्स के कितने हैं? इंटरमीडिएट कॉलेज है उसमें कितने हैं, उसकी संख्या? अच्छा, ये आपके दोनों जिलों में, प्रयागराज में और मुजफ्फरनगर में, उनकी संख्या फिर आप लिखो ये मतलब जो है ये एक शिक्षा संबंधी समस्त योजनाएं लिखी है इसमें, शिक्षा संबंधी समस्त योजनाएं, शिक्षा, हाँ बालिका शिक्षा योजना है।
हाँ, बालिका शिक्षा दे दो, लेकिन शिक्षा की और समस्त योजनाएं जो हैं, समस्त योजनाएं। और डिजिटल के लिए भी है क्या कुछ? डिजिटली कैसे एजुकेशन का एक्सेस प्रोवाइड किया जाए, वो भी ध्यान रखिएगा। डिजिटल इस बार के बजट में उसका जिक्र किया गया। डिजिटल का डिजिटल एजुकेशन के लिए क्या प्रयास किया? सर मैंने डिजिटल टीचर ट्रेनिंग करी अभी। ओके, हाँ हाँ ठीक है। तो ये इसके बारे में आप बताइएगा, अपना अनुभव शेयर करिएगा। कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, नहीं आएगा, तैयार रहिए जवाब देने की। साइंस के बारे में जानकारी नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल आज से अभी से लेके एग्जाम देने तक आपको बहुत हाई रखना है। 5 सवाल लगातार गलत आ गए, नहीं समझ में आया, इसका मतलब नहीं है सवाल को पूछने के लिए आपने नहीं पूछे, इंटरव्यू लिया था, आपका कॉन्फिडेंस निकलेगा, आप उस पोस्ट के लिए काबिल हैं कि नहीं। जानकारी तो आपने मेंस में दे दी जितना देना। पर्सनैलिटी टेस्ट हो रही है। पर्सनैलिटी ये कि आप पॉजिटिव है कि नहीं, आप प्रेशर में तो नहीं आए, काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। वहाँ स्कूल के इस फाइनेंशियल पोजीशन बहुत सारी डाउन होगी, स्कूल के हालात बहुत सारे कम होंगे, इसके लिए एजुकेशन, अब बच्चे ज़्यादा हैं, फाइनेंसेस कम हैं, उसमें काम करने की आपकी वो कॉन्फिडेंस और प्रेशर में काम करने का लेवल चेक करें। तो आपको सबसे बड़ी चीज़ कॉन्फिडेंस लेवल किसी भी कीमत पर नहीं डाउन करना, इसको ध्यान रखिए, वही आपका मेन इंजन है सिलेक्शन। अच्छा, एक चीज करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स में कुछ इम्पोर्टेंट घटना जो अभी तो घटित हो रही है, वो तो मैंने पढ़ी हुई है। और फिर और इसका करंट अफेयर्स जुलाई महीने में अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ ही, लंका में हुआ, यूक्रेन युद्ध वगैरह, डॉलर की कीमत क्यों घट रही है, ये सब मुख्य समाचार। बहुत सुपरफिशियल, मतलब बहुत गहराई वाले सवाल नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद करंट अफेयर्स में तब तक वो कॉमनवेल्थ गेम्स भी आ ही जाएगा। नीरज चोपड़ा नहीं खेलते हैं, ये ध्यान। रेसलिंग में उनको कौन सा पदक मिला है, ये भी ध्यान। जेवलिन में है। अच्छा, अब की वर्ल्ड चैंपियनशिप की एक विशेषता ये रही कि तुमको मेडल ने तीन जो है वो हमारे खिलाड़ी फाइनल स्तर तक खेले। अनुरानी भी खेली जेवलिन में, अनुरानी भी खेली, और रोहित यादव भी जो फाइनल में था। ठीक है, वो नीचे आया, लेकिन फाइनल में एक साथ 3 खिलाड़ी आए। ये तो हमारा जो खेलों का स्तर है वो बढ़ा रहा है। एक चीज पूछा जाएगा कि आप एज ए प्रिंसिपल जो है अपने स्कूल में क्या नया काम करूंगी, तो इसको इस तरह से कहना कि सामान्यतया ये देखा गया है कि बौद्धिक और शोध कार्यों के प्रति जो है रुचि बढ़ाने में काम किए जाने की आवश्यकता है। मैं समस्त शिक्षकों में को इस बात के लिए प्रोत्साहित करूंगी कि वो अपने विषय में कुछ लेख लिखें। साथ ही साथ विद्यार्थियों की रचनात्मक क्षमता बढ़ाने के मैं उन्हें भी प्रेरित करूंगी कि जितने भी बाल पत्रिकाएं हैं उसमें वो लेख लिखें। ये नई बात हो जाएगी। उनका बौद्धिक स्तर बढ़ाने के लिए और शोध के प्रति अभिरुचि बढ़ाने के लिए लेखक कार्य करें। साथ ही साथ यदि कोई हमारा शिक्षक जो है वो शोध कार्य के लिए अगर जो है वो इच्छुक हो तो मैं उसमें उसको सहयोग करूंगी। जनरली छुट्टी नहीं देते हैं, आगे पढ़ ना पाए। एक ये बात कहने की बात नहीं, ये सब ये कि जो है हम ही सबसे आगे रहें योग्यता में, तो नहीं। मैं अपने समस्त टीचरों को यदि वो शोध कार्य में इंटरेस्टेड होंगे तो मैं उनको प्रोत्साहित करूंगी, और साथ ही साथ उनके बौद्धिक स्तर को बढ़ाने के लिए मैं उन्हें प्रेरित करूंगी कि जो है वो तमाम पत्र पत्रिकाओं में अपने लेख लिखते रहें, जिससे कि उनका जो एकेडमिक स्तर है उसमें लगातार सुधार हो। ये कि एज प्रिंसिपल क्या नए काम करोगे तुम, जनरली लोग नहीं करते हैं, है ना। तो ये चीज तुम्हारे प्रिंसिपल भी नहीं करते होंगे। तो ये उस 20 मिनट में कैसे अपने आप को डिस्टिंग्विश हर एक से अलग सिद्ध कर देना है। कब है आपका इंटरव्यू? 1 अगस्त का। 3 दिन 4 दिन यहाँ पर सिर्फ जो लिखा है ना, इसी को आप ब्रश अप करिए, इसी को स्ट्रॉन्ग करिए, कॉन्फिडेंस हाई रखिए, और ज्यादा कहीं परेशान मत होइए ज्यादा नॉलेज के लिए। ज्योग्राफी वगैरह पढ़ना पड़ेगा? नहीं शिक्षा पे कंटेंट अपना अच्छा से करिए, एजुकेशन लेकिन कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुई।
ऑप्शन तभी तो आप पेपर तो क्लियर करके तभी तो आएंगे आप। हाँ, लेकिन पूछ सकते हैं सब। सबसे पूछेंगे जलवायु परिवर्तन हाँ। को लेके जलवायु संबंधित मानसून जलवायु से रिलेटेड कृषि 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 को फोकस करिए, कृषि मानसून जलवायु। क्योंकि उत्तर प्रदेश भी एक कृषि वाला ही प्रदेश है। जी मोटा मोटी कितने तरह की सॉइल है, किस सॉइल में कौन फसल होती है, जनरल डिग्रेडेशन क्या हो रहा है, वाटर लेवल डाउन हो रहा है, डेजर्ट्स बढ़ रहे हैं, डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण, है ना? ठीक है, तो वेरी गुड। अच्छा, उस दिन जो है साड़ी पहन के जाना है। जी सर, साड़ी पहनना। हाँ, एक नेचुरल इंप्रेशन बोर्ड के ऊपर पड़ता है, देखने से ही। जी सर। हाँ, तो उस दिन साड़ी पहन के ही जाना।